सो गुड इवनिंग एवरीवन, माइनिंग ज्ञान में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम जो है तो देखने जा रहे हैं क्या कि जो डीजीएमएस के द्वारा सॉरी एससीसीएल के द्वारा जो एग्जाम लिया गया है 2024 में आपका माइनिंग सरदार के लिए, तो उसका आखिर आ गया है, आंसर शीट आ गई है। ठीक है, आंसर की आ गई है, तो आप लोग अपना मैच कर सकते हैं एससीसीएल की वेबसाइट पर जाके। और यहाँ पे हम सारे के सारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। इसी के साथ ही हम ये भी देखेंगे कि क्वेश्चंस इस बार किस प्रकार के नए फॉर्मेट में आपके क्वेश्चंस पूछे गए हैं, और आपको उसी तरीके से आगे भी आपको तैयारी करनी पड़ेगी, आगे जो भी एग्जाम्स होंगे। ठीक है, थोड़ा सा ट्रेंड और भी चेंज किया गया है क्वेश्चंस का, और नई जगहों से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ये चीज भी हम देखेंगे। ठीक है, तो सारी चीजें देखेंगे। एक और कौन कौन से क्वेश्चंस के गलत आंसर लिए गए हैं एससीसीएल के द्वारा, वो भी देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका सर्कुलर से ही यहाँ पर दे दिया है, जिसमें कि बोलता है कि सर्कुलर डीजीएमएस का जो टेक्निकल सर्कुलर नंबर 6/2020 है, उसमें आपका बोलता है कि सिस्टम है, ठीक है, जिसमें कि आपका ऑटोमेटिकली हाई बीम लैंप को स्विचिंग करने का काम होता है। ठीक है, लो बीम लाइट में जैसे ही उसको मतलब आपके मतलब फॉर एग्जांपल आपका डंपर है, अब डंपर में आपके क्या डिटेक्ट किया, सामने से कोई हाई बीम लाइट आ रही है। ठीक है, या फिर आपके लाइट का बहुत ज्यादा बीम हाई है, तो सामने वाले के हिसाब से क्या करेगा, ऑटोमेटिक डिपिंग सिस्टम काम करने लगता है। ठीक है, उसको लो बीम में चेंज कर देगा, डंपर जैसे ही चलता जाएगा, जैसे ही डिटेक्ट करता है सेंसर, लो बीम में चेंज कर देता है। तो इसका रिगार्डिंग डीजीएमएस ने सर्कुलर में दिया था कि आखिर ये सिस्टम जो है तो कितने मीटर पहले से काम करने लगेगा, मतलब सामने से आती हुई व्हीकल जो है तो कितनी दूर पर जो व्हीकल रहे तो वो डिटेक्ट कर ले, या कोई पोल है जो चमक रहा है उसको डिटेक्ट कर ले, और वो सेंसर ऑटोमेटिकली डिपिंग का काम कर दे। ठीक है, अपर डिपर जो आप करते हो, तो ये देखिए यहां पर आपका बोल के रखा हुआ है डीजीएमएस ने कितने मीटर से, 150 मीटर पहले। ठीक है, ये जो ऑटोमेटिक डिपिंग सिस्टम है, ये जो इसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट दी गई है, बोलता है कि ये ऑटोमेटिकली क्या करे, स्विचिंग करे ऑन, मतलब कि हेडलाइट को ऑन करेगा। ठीक है, जैसे हेडलाइट को आप ऑन करते हो तो ये क्या कर देता है, ये अपने आप को इंडिकेशन देने के लिए रेडी हो जाता है। ठीक है, अब इसमें ये बोलता है कि जो सिस्टम का सेंसर है, इसकी इतनी क्षमता होनी चाहिए कि हाई बीम लाइट को, जो सामने वाली व्हीकल आ रही है उसकी हाई बीम लाइट अगर है, तो उसको 150 मीटर दूरी से ही सेंस कर ले। ठीक है, और या फिर उससे पास, एक तो 150 मीटर दूरी से, या फिर उससे जितना पास हो सके उतने पास में आके वो सेंस कर ले। ठीक है, ताकि किसी भी प्रकार का अगर फॉल्स रिएक्शन आता है तो उन चीजों को जनरली क्या किया जा सके, हटाया जा सके। रोड पे ज्यादा से ज्यादा फोकस हो जाएगा, इस जो लाइट का फोकस है वो मेन रोड पे हो जाता है, डिपिंग कर देता है। ठीक है, तो इस चीज को दूसरा आपका इमीडिएटली कंट्रोल यूनिट क्या करेगा, हाई बीम लाइट को जो है तो कंट्रोल करेगा, सेंसर जो है तो ये कम से कम 150 मीटर की दूरी से डिटेक्ट कर लेना चाहिए, ये चीज इसमें बोलता है। तो 150 मीटर आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें कि बोलता है लैंडिंग और प्लेटफॉर्म इन अ शाफ्ट और एंड इंक्लूड्स एन एक्सकवेशन देयर फ्रॉम बिटवीन द टॉप एंड द बॉटम ऑफ द शाफ्ट इज नोन एज। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन में क्या बोलता है कि आपका शाफ्ट के टॉप और बॉटम के बीच में अगर कोई लैंडिंग या फिर कोई प्लेटफॉर्म है शाफ्ट के अंदर, तो उस या फिर कोई एक्सकवेशन और उसके साथ कोई एक्सकवेशन जुड़ा हुआ है। ठीक है, कोई लैंडिंग प्लेटफॉर्म है और उसके साथ कोई एक्सकवेशन जुड़ा हुआ है, तो उसको क्या कहते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, इंसेट कहते हैं। ये तो एकदम सिंपल सा क्वेश्चन आपका दे दिया गया था यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़ा ही आसान पेपर आया था, इसलिए स्कोरिंग भी ज्यादा जाएगा इसमें। नेक्स्ट है आपका, बोलता है सीएमआर 2017 के अनुसार जब आप पिलर्स का एक्सट्रैक्शन कर रहे होते हैं, तो पिलर्स की जो हाइटनिंग, जो स्प्लिटिंग या फिर रिडक्शन ऑफ पिलर्स किया जा रहा है, या जो हाइटनिंग ऑफ गैलरीज की जा रही है, उसका इफेक्ट जो है कितने पिलर्स तक से अधिक नहीं होना चाहिए, उसका इफेक्ट जो है तो कितने पिलर से अधिक नहीं होना चाहिए, तो मैक्सिमम 2 पिलर्स तक। और एक बार में मैक्सिमम कितने पिलर्स आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, 4 पिलर्स एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ये वाला क्वेश्चन गलत दे दिया है, क्वेश्चन नंबर 4 आपका आंसर गलत है। जिसमें बोलता है माइंस एक्ट 1952 कब से लागू हुआ, तो बेसिकली आपका 31 दिसंबर बोलता है, बट यहाँ पर 1 जुलाई होगा। ठीक है, 1952 में। अगला क्वेश्चन है, एज पर माइंस रूल्स 1955 व्हेन द नंबर ऑफ
persons employed in a mine exceeds 1500, the workman inspector shall be assisted by one additional workman inspector in the mining discipline for every additional। अच्छा, अगर 1500 से अधिक वर्कर्स आपके माइंस में है तो हर 1000 पर वर्कमैन इंस्पेक्टर को एक एडिशनल वर्कमैन इंस्पेक्टर आपको अपॉइंट करना रहता है, तो हर 1000 पर, तो यहाँ पर 1000 आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सीएमआर 2017 के अनुसार जो कोड ऑफ प्रैक्टिस सबमिट किया जाता है रीजनल इंस्पेक्टर को कि बेल्ट कन्वेयर बेल्ट को आपका सेफ इंस्टॉलेशन बिलो ग्राउंड माइंस में कैसे करेंगे, तो कम से कम कितने दिन पहले यह कार्य करने के मतलब इंस्टॉलेशन कन्वेयर बेल्ट इंस्टॉलेशन करने के कितने दिन पहले मैनेजर के द्वारा कोड ऑफ प्रैक्टिस जो है तो सबमिट किया जाएगा, ठीक है, रीजनल इंस्पेक्टर को। तो अब इसका अपन देख लेते हैं कैसा क्या है, दिया हुआ है, चलो चलो ठीक है, हम बता देते हैं, नहीं डाला हूं इसमें। ये बेसिकली इसमें बोलता है कितने दिन पहले, 30 दिन पहले आपका बोलता है कि होना चाहिए, ठीक है। इसके साथ ही दूसरा जो होता है कि अगर आप कन्वेयर बेल्ट को किसके लिए यूज करना चाह रहे हैं, मैन राइडिंग पर्पस के लिए यूज करना चाह रहे हैं, मैन राइडिंग पर्पस के लिए यूज करना चाह रहे हैं, तो इस प्रकार के इंस्टॉलेशन के कितने दिन पहले आप देंगे नोटिफिकेशन, कितने दिन पहले आप जो है तो कोड ऑफ प्रैक्टिस जो है तो रीजनल इंस्पेक्टर को सबमिट करेंगे, तो 90 डेज पहले, 90 डेज पहले, ठीक है, अगर मैन राइडिंग के लिए कन्वेयर बेल्ट का इस्तेमाल किया जा रहा है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जिसमें कि आपको बोलता है विच इंफॉर्मेशन शुड मेक अवेलेबल कंसर्निंग द रिक्वायरमेंट फॉर सप्लायर्स मैन्युफैक्चरर्स एंड डिजाइनर्स एज पर सीएमआर 2017। सीएमआर 2017 के अनुसार सप्लायर्स, मैन्युफैक्चरर और डिजाइनर्स के द्वारा कौन सी जानकारी दी जानी चाहिए, ठीक है, तो ये देखिए यहां पे दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे बोलता है रेगुलेशन नंबर 138 जनरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ सप्लायर, मैन्युफैक्चरर एंड डिजाइनर। अब यहां पर बोलता है कि जो भी व्यक्ति डिजाइन करता है, मैन्युफैक्चर करता है, इंपोर्ट करता है या प्रोवाइड करता है, मशीनरी ट्रांसफर करता है, इक्विपमेंट या फिर कोई भी सब्सटेंस कोल माइंस में जिसका इस्तेमाल होने जा रहा है, तो वह यही इंश्योर करेगा कि सबसे पहली चीज कि हर एक मशीनरी, हर एक इक्विपमेंट या सब्सटेंस जो है तो किसी की जान को खतरे में न डाले, किसी की हेल्थ को सब खतरे में न डाले, किसी की सेफ्टी को खतरे में न डाले, ठीक है। दूसरा, कुछ जानकारियां ये लोग अवेलेबल कराएंगे। अब इनके द्वारा क्या क्या जानकारियां अवेलेबल की जानी चाहिए, इनके द्वारा सबसे पहला कि आपको ये जानकारी दी जाएगी इनके द्वारा कि उसका करेक्ट इंस्टॉलेशन कैसे होगा, मेंटेनेंस कैसे होगा, मशीनरी का यूज कैसे किया जाना है, उसका स्टोरेज कैसे करेंगे और उस सब्सटेंस का यूज कैसे करेंगे, ठीक है। दूसरा, आप इनके द्वारा यह भी जानकारी दी जानी चाहिए कि उस मशीनरी को अगर आप चलाते हैं, उस इक्विपमेंट को आप अगर चलाते हैं तो उसके कारण क्या क्या हजार्ड्स हो सकते हैं, ठीक है, और उस हजार्ड्स के कारण क्या क्या डेंजरस प्रॉपर्टीज हो सकती है उस हजार्ड की, जिसके कारण आपके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। तीसरा, यह भी जानकारी दी जाएगी कि अगर कोई आइडेंटिफाइड हजार्ड है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के द्वारा कारण, तो उसको एलिमिनेट या फिर कंट्रोल किस प्रकार से किया जाता है, तो ये जानकारियां इनके द्वारा दी जानी चाहिए। अब यहां पर आप जब क्वेश्चन में आते हैं तो क्वेश्चन में आपका क्या क्या दिया हुआ है कि भाई कौन कौन सी जानकारी इनके द्वारा दी जानी चाहिए, तो एक्सकवेशन कैसे करना ये था क्या, नहीं, ये चीज नहीं थी यहाँ पे। दूसरा आपका बोलता है इम्प्रॉपर स्टोरेज, नहीं, इसके बारे में नहीं बोला, ये बोला कि प्रॉपर तरीके से कैसे स्टोरेज कर सकते हैं और मेंटेनेंस कैसे करेंगे, ठीक है। तो करेक्ट इंस्टॉलेशन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 8 जिसमें बोलता है नक्शों, सेक्शनों और यंत्रों की सूचियां या उनका भंडारण सीएमआर 2017 के अंतर्गत कवर किया जाता है। तो सीएमआर 2017 के किस रेगुलेशन के अंतर्गत यह कवर किया जाता है, क्या क्या है, लिस्ट ऑफ, चलो दिखाते हैं 68। हाँ, लिस्ट ऑफ प्लान सेक्शंस एंड इंस्ट्रूमेंट्स एंड देयर स्टोरेज आपका किस रेगुलेशन में आता है, सीएमआर 2017 के रेगुलेशन नंबर 68 में आता है, तो इसलिए रेगुलेशन नंबर 68 करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 जिसमें क्या बोलता है सीएमआर 2017 के अनुसार इमरजेंसी रेस्पॉन्स प्लान बनाने के लिए, है ना,
हर एक माइंस का इमरजेंसी रेस्पॉन्स प्लान बनाने की जिम्मेदारी किसकी होती है, किस लिए, ताकि इंडस्ट्रियल और नेचुरल डिजास्टर को जो है तो कंट्रोल किया जा सके, ठीक है। या फिर उसके हिसाब से हम बनाते हैं कि भाई अगर इन फ्यूचर कोई भी डिजास्टर होता है तो उससे कैसे बचा जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए इमरजेंसी रिस्पांस प्लान बनाया जाता है। अब ये किसके द्वारा बनाया जाता है? सब लोग हमेशा यही बोलते थे सेफ्टी ऑफिसर, और मैं हर बार यही बोला हूं, ऑनर होता है, बकायदा ये लाइन लिखी हुई है, ऑनर होता है। ये देखिए यहां पर आपका लिखा भी हुआ है, ठीक है, कि ओनर शैल आ गया, owner shall ensure preparation of emergency response plan specific to each mine for reasonably foreseeable industrial and natural disaster। सेम टू सेम वही लाइन। अब देखिए क्वेश्चन का ट्रेंड कैसे बदल रहा है, सीधे सीधे क्या कर रहा है भाई, आपका फिल इन द ब्लैंक्स टाइप से निकालना चालू कर दे रहा है, ठीक है। बीच में से क्वेश्चन उठा के उन्हीं से क्वेश्चन बनाने की कोशिश की जा रही है। अब अगर किसी ने एक एक लाइन ध्यान से पढ़ा तो उसको तो कोई दिक्कत जानी नहीं है, ठीक है। ये एकदम हलवा क्वेश्चन आ गया, जिसमें कि बोलता है कि माइंस में हर एक जगह मिनिमम ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना होना चाहिए रेगुलेशन नंबर 153 के अनुसार, सीएमआर 2017 के। तो 19% मिनिमम ऑक्सीजन तो होना चाहिए, ये तो आपको पता ही है। दूसरा बोलता है एज पर सीएमआर 2017 कॉम्पिटेंट पर्सन और पर्सन अपॉइंटेड फॉर द पर्पस शैल वंस एटलीस्ट every dash days make a thorough inspection of all machinery and plant in use, ठीक है। अब देखिए ये दिया हुआ है कहां पर, इसके बारे में रेगुलेशन नंबर 213 में दिया हुआ है, वर्किंग एंड एग्जामिनेशन ऑफ मशीनरी, जिसमें कि सीधे सीधे ये लाइन उठा के दे दिया है, एक कॉम्पिटेंट पर्सन को अपॉइंट किया जाएगा जो कि 7 दिन में एक बार क्या करेगा, हर एक मशीनरी प्लांट का जिसका भी इस्तेमाल किया जा रहा है उनका जो है तो थॉरो इंस्पेक्शन करेगा और इनका एक रिकॉर्ड मेंटेन करके रखेगा अपने बाउंड पेज बुक में। तो किस रेगुलेशन में दिया है, रेगुलेशन नंबर 213 में इसके बारे में पूरा आपको डिटेल दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 जिसमें कि बोलता है कि सिग्नल अगर वाइंडिंग सिस्टम जो है हम यूज करते हैं तो इसमें जो कोड ऑफ सिग्नल्स है, तो दो रैप का मतलब क्या होता है, तो दो रैप का मतलब होता है लोअर करना। ये आपको कहाँ मिल जाएगा, रेगुलेशन नंबर 84 में इसके बारे में आपको मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 अकॉर्डिंग टू माइंस एक्ट 1952, माइंस एक्ट 1952 के अनुसार रिपोर्टेबल इंजरी किसे कहेंगे, तो 72 घंटे या उससे अधिक समय का जो अगर कोई व्यक्ति एब्सेंट रहता है तो उसे रिपोर्टेबल इंजरी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, सीएमआर 2017 के अनुसार हॉलेज और ट्रैवलिंग रोडवेज का केयरफुली एग्जामिन कितने समय में एक बार किया जाना चाहिए, तो सीएमआर 2017 के अनुसार जो हॉलेज है और ट्रैवलिंग रोडवेज है इनका एग्जामिनेशन, ये देखिए एक तो ये आपका रेगुलेशन नंबर 84 हो गया, ठीक है, जिसमें कि दो रैप का मतलब होता है लोअर करना, ठीक है। दूसरा आ जाता है आपका सीएमआर 2017 के अनुसार जो है तो ट्रैवलिंग रोडवेज का कितने समय में इंस्पेक्शन किया जाना चाहिए और हॉलेज का एग्जामिनेशन कितने समय में किया जाना चाहिए, तो ये आपको मिल जाएगा रेगुलेशन नंबर 99 में, जिसमें कि आपको बोलता है कि ओवरमैन या फिर अदर कॉम्पिटेंट पर्सन की जिम्मेदारी होती है कि 7 दिन में कम से कम एक बार जो है तो हर एक हॉलेज और ट्रैवलिंग रोडवेज और रोडवेज जो कि आपका आउटलेट्स के माइन आउटलेट से कनेक्टेड होते हैं तो उनका इंस्पेक्शन किया जाए, एग्जामिनेशन किया जाए इसके द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हम्म सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ लिया कि ये बताइए बेंच की जो ज्योमेट्री है उसके में उससे कौन सा टर्मिनोलॉजी रिलेटेड नहीं है, मतलब कि अगर मैं बेंच की बात करूं कि आपका बेंच की हाइट कितनी है, विड्थ कितनी है, स्लोप कितना है, यही चीज बेंच से जुड़ी हुई होती है, बेंच की डायमेंशन होती है, ज्योमेट्री होती है, ठीक है, कितना एंगल पे बेंच का ढलान है। लेकिन बर्म यहाँ पर बेंच की कोई मतलब एक टर्मिनोलॉजी नहीं है। जैसे बोला ना मैंने बेंच की हाइट है इतनी है, बेंच की विड्थ इतनी है, अब ये थोड़ा बोलूंगा बेंच का बर्म इतना है, नहीं, वो अलग चीज है। बर्म एक अलग ही टर्मिनोलॉजी है, इसकी ज्योमेट्री में नहीं आता है, मतलब बेंच के डायमेंशंस नहीं बताने का काम करता है, तो बर्म यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैनुअल ओपन कास्ट वर्किंग में जो बेंच की साइड से उनको बेंच करके रखा जाता है, तो बेंच की हाइट कितने से ओपन कास्ट कोल वर्किंग में, मैनुअल ओपन कास्ट कोल वर्किंग में बेंच की हाइट कितने से अधिक नहीं होनी चाहिए, ठीक है।
तो कोल माइंस के लिए आपका क्या बोल के रखा है, रेगुलेशन नंबर 105 मैनुअल ओपन कास्ट वर्किंग, जिसमें कि आपका बोलता है कि कोल माइंस है, अगर ओपन कास्ट कोल माइंस है तो उनके बेंच का जो स्लोप है 45 डिग्री से अधिक नहीं होना चाहिए और बेंच की जो हाइट है वो 3 मीटर से अधिक किसी भी हालत में नहीं होना चाहिए। आई बात समझ में? तो यह आप अगर 1.5 मीटर कोई टिक करके आया है तो भाई सीधी सी बात है, आपने क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ा, क्योंकि यहां पर जो है तो आपका क्वेश्चन में क्या बोलता है कि मैनुअल ओपन कास्ट कोल, ये देखिए मैनुअल ओपन कास्ट कोल वर्किंग बोल रहा है, इसलिए यहां पर करेक्ट आंसर 3 मीटर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फेंसिंग्स एंड गेट्स कवर्ड अंडर डैश रेगुलेशन ऑफ सीएमआर 2017। तो सीएमआर 2017 किस रेगुलेशन के अंडर में आते हैं, तो रेगुलेशन नंबर 103 के अंडर में फेंसिंग्स और गेट्स आता है। ठीक है, 104 क्या हो जाता है आपका एसएमपी सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान, 105 क्या हो जाता है मैनुअल ओपन कास्ट वर्किंग और 106 क्या हो जाता है मैकेनाइज्ड ओपन कास्ट वर्किंग हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एज पर सीएमआर 2017 जब पिलर्स फॉर्म्ड इन एनी सीम और सेक्शन शैल नॉर्मली बी इन डैश शेप, अगर कहीं पर आप पिलर बनाते हैं, किसी सीम या सेक्शन में अगर आप पिलर्स बनाते हैं तो उसका शेप कैसा होना चाहिए, तो ये आपको कहाँ मिल जाएगा, ये मिल जाएगा आपको सीएमआर 2017 के रेगुलेशन नंबर 111 में, आपका सब रेगुलेशन नंबर 3 में, द पिलर्स फॉर्म इन एनी सीम और सेक्शन नॉर्मली भी रेक्टेंगुलर इन शेप, तो रेक्टेंगुलर शेप का होना चाहिए। पेपर इजी था, 86 वालों का तो थोड़ा बहुत चांसेस भी है, ओबीसी और जनरल वाले तो कठिन लग रहा है मेरे को, जितने अभी मेरे पास रिव्यू है। ये भी चीज मैं बताऊंगा बट अभी हमारे पास जो सर्वे आ रहा है उसके बाद ही मैं बता पाऊंगा, सर्वे एक बार कंप्लीट हो जाने दीजिए तो इस चीज के बारे में भी मैं बता दूंगा कि हो सकता है कितना, एक अंदाजा लमसम तो दे ही दूंगा कि भाई किसका हो सकता है या नहीं हो सकता। अब बाकी तो फिर उसके हाथ में है ना। Who shall conduct periodical inspection of rescue room as per माइंस रेस्क्यू रूल 1985? माइंस रेस्क्यू रूल 1985 के अनुसार जो है तो पीरियोडिक इंस्पेक्शन कौन करेगा रेस्क्यू रूम का, अब इसका भी आपको मैं दिखा देता हूँ प्रूफ। ये देखिए यहाँ पे The superintendent shall make periodical inspection rescue rooms and the apparatus and equipment under his control। ठीक है, तो सुपरिंटेंडेंट क्या करेगा, पीरियोडिकल इंस्पेक्शन करेगा रेस्क्यू रूम्स का, अपरेटस का, जो इक्विपमेंट्स है उसके कंट्रोल में है ना, उन सभी का इंस्पेक्शन करेगा पीरियोडिकल। तो कौन करता है, सुपरिंटेंडेंट करता है ये सब चीजें, तो इसको ध्यान रखिएगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाता है, सुपरिंटेंडेंट करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओनर की ड्यूटीज एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज किस रेगुलेशन के तहत आती है, तो रेगुलेशन नंबर 37 के तहत ओनर की ड्यूटीज एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीएमआर 2017 के अनुसार इंक्लाइन के टॉप पर क्या लगाया जाएगा ताकि मूविंग रनिंग या फिर आउट ऑफ कंट्रोल मूविंग टब्स को क्या किया जा सके, कंट्रोल किया जा सके, रोका जा सके। तो क्या लगाया जाता है आपका, ये यहाँ पर मिल जाएगा, रेगुलेशन नंबर 92 का है कॉलेज रोडवेज में, सब रेगुलेशन नंबर 4A, जिसमें कि बोलता है कि अगर एक या उससे अधिक रोप्स का आप इस्तेमाल कर रहे हो कॉलेज में तो हर एक कॉलेज के इंक्लाइन के टॉप पर, इंक्लाइन प्लेन के टॉप पर आपको कम से कम एक स्टॉप ब्लॉक लगाना है। ठीक है, या फिर कोई भी इफेक्टिव कॉन्ट्रीवेंस जो कि रनिंग, अगर टब्स आपके आउट ऑफ कंट्रोल रन कर रहे हैं तो उनको जो है तो रोका जा सके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो स्टॉप ब्लॉक करेक्ट आंसर हो जाता है यहाँ पर आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है explosives shall not be stored below ground in a mine except with the written approval of the dash as per regulation number 184 of CMR 2017। एक्सप्लोसिव को सीएमआर 2017 के रेगुलेशन 184 के अनुसार बिलो ग्राउंड माइंस में एक्सेप्ट नहीं इंस्टॉल स्टोर करके रख सकते हैं, लेकिन हाँ अगर किससे परमिशन ले लेते हैं, राइटिंग में आप अप्रूवल ले लेते हैं तो आप स्टोर करके रख सकते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है सीधे सीधे चीफ इंस्पेक्टर। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा, बड़ा ही बेहतरीन पेपर था, आसान बहुत था। ठीक है, अच्छा, लॉन्ग वॉल फेस में जो तो रूफ को कैसे कंट्रोल किया जाता है, केविंग होने से पावर सपोर्ट की मदद से कंट्रोल किया जाता है। ठीक है ना, अब यहाँ पे शेयरर तो कटिंग का काम करता है, आर्मर्ड फेस कन्वेयर तो आपका कोयला जो कट होता है उसको ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है फेस से, और बीम स्टेज लोडर क्या करता है कि आपका आर्मर्ड फेस कन्वेयर से किसमें किसमें
गेट बेल्ट कन्वेयर्स में लोड करने का काम करता है। ठीक है, आर्मर्ड फेस कन्वेयर से कोयला लेता है और गेट बेल्ट कन्वेयर्स में कोयले को फेंक देता है, गेट एंड बेल्ट कन्वेयर्स में। तो वहां पर इसका स्टेज लोडर का ये काम रहता है। तो मेन है पावर सपोर्ट। ठीक है, हाँ, डस्ट प्लान का जो है तो आरएफ कितना होना चाहिए, 2000:1 का इसका आरएफ होना चाहिए सीमा 2017 के अनुसार। उसके बाद आपका बोलता है सीमा 2017 के अनुसार जो है तो माइंस के हजार्ड्स को आइडेंटिफाई करने की जिम्मेदारी किसकी होती है। ठीक है, तो इंटरनल सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन, सेफ्टी कमिटी ऑफ द माइन, ओनर, एजेंट और मैनेजर या फिर सेफ्टी ऑफिसर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है लॉन्ग वॉल। ईएमटी में इतना डिटेल में पढ़ाए अब क्या चाहिए यार, पूरा एक एक चीज बताया, एक एक टुकड़ा टुकड़ा बताया उसका मैं। हम्म, अब ये देखिए, यहाँ पे आता है रेगुलेशन नंबर 104 सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान। इसमें बोलता है कि हर एक माइंस के ओनर, एजेंट और मैनेजर की जिम्मेदारी होती है कि हजार्ड्स को आइडेंटिफाई करें जो कि वर्कर्स के माइंस में जो वर्कर काम कर रहे हैं उनके हेल्थ और सेफ्टी को क्या करता है, इफेक्ट पहुंचाता है, हार्म पहुंचाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपना, बहुत तेजी से अपन देख रहे हैं। ठीक है, एज पर कोल माइंस रेगुलेशन 2017 लॉन्ग वॉल माइनिंग मेथड इज कैरिड आउट बाय हाउ मेनी गेट रोडवेज। अरे सिंपल सा है यार, लॉन्ग वॉल माइनिंग मेथड का जो है तो कितने गेट रोडवेज होते हैं, तो एक होता है मेन गेट, एक होता है टेल गेट। टेल गेट, टेल गेट। ठीक है, दो ही तो गेट होते हैं, तो ठीक है, दो होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है information on how to eliminate or control risks arising from the identified hazards associated with the products comes under the duties and responsibilities of। अच्छा, जानकारी देनी है कि भाई रिस्क को कैसे एलिमिनेट किया जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है, जो भी आपके प्रोडक्ट के कारण हजार्ड हो रहा है उसके कारण, तो कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, ये कौन इन्फॉर्मेशन देता है, आपका वर्कमैन, कॉम्पिटेंट पर्सन, ओनर या फिर मैन्युफैक्चरर। तो ये कौन जानकारी देता है, मैन्युफैक्चरर देता है, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। हाँ, माइन प्लान का आरएफ कितना होना चाहिए, 2000:1 का इसका आरएफ होना चाहिए। ठीक है, कम से कम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सीएमआर 2017 के अनुसार फर्स्ट, सेकंड और थर्ड डिग्री गैसेस वाली जगह पर माइंस में एयर की मिनिमम वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए मीटर पर मिनट में। तो इसका भी डाटा आपको कहाँ पर मिल जाएगा, रेगुलेशन नंबर आपका 160 में मिल जाएगा। रेगुलेशन नंबर 160, 160, ये देखिए, यहाँ पे देखो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड डिग्री गैसीनेस वाली सीन में जो है तो आपका इमीडिएट आउट बाय वेंटिलेशन कनेक्शन फ्रॉम फेस कितना एयर की वेलोसिटी होनी चाहिए, 30 मीटर पर मिनट एयर की वेलोसिटी होनी चाहिए। ठीक है, तो 30 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 30, जिसमें कि बोलता है कि कन्वेयर बेल्ट को कहीं से भी, पूरे मतलब पूरे कन्वेयर बेल्ट की जितनी लंबाई है ना, उसमें कहीं पर भी आप खड़े हो लेकिन कन्वेयर बेल्ट को आप बंद कर सकते, ऐसा एक स्विच प्रोवाइड कराया जाता है कि कहीं भी खड़े रहो, एक जगह स्विच लगा दिया लेकिन खड़े कहीं भी रहो, उस स्विच को आप दूर से खड़े खड़े ऑपरेट कर सकते हो ताकि कन्वेयर बेल्ट को रोका जा सके। तो ऐसा कौन सा है चीज, तो देखिए, आइडलर, जिसकी तो आइडलर क्या होता है, जिसके ऊपर कन्वेयर बेल्ट चलता है। टेंशनिंग अरेंजमेंट क्या होता है, लूप टेकअप अरेंजमेंट हो जाता है जो कि लगातार कन्वेयर बेल्ट को टाइट करने का काम करता है। दूसरा आपका स्नप पुली वगैरह लगे रहते हैं। तीसरा आपका हो जाता है बेल्ट स्वे स्विच, मतलब कन्वेयर बेल्ट अपने रास्ते से भटक के बाहर की तरफ या जा रहा है या फिर कहीं भी इधर उधर तिरछा बच्चा हो रहा है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए बेल्ट स्वे स्विच होता है। तो पुल कोड स्विच किस काम आता है कि कन्वेयर बेल्ट को आप कहीं से भी, अगर आपको कभी भी खतरा महसूस होता है तो आप कहीं से भी खड़े खड़े कन्वेयर बेल्ट को बंद कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है सीएमआर 2017 के अनुसार बोलता है कि किसी व्यक्ति को शॉर्ट फायर के रूप में अपॉइंट नहीं किया जाएगा बिलो ग्राउंड माइंस में जब तक कि उसके पास क्या ना हो। तो आपका सबसे पहला ऑप्शन तो आप टिक करके, हो सकता है बहुत लोगों ने ये भी टिक किया हो कि भाई मैं ओवरमैन और सरदार का सर्टिफिकेट है और गैस टेस्टिंग का सर्टिफिकेट है, बिलो ग्राउंड माइंस है, तो वो जो है तो शॉर्ट फायर अपॉइंट किया जा सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है, आपका यहाँ पर सीएमआर के अनुसार जो है तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो सीएमआर के अनुसार आपको आंसर भी देना पड़ेगा। यहाँ पे देखना पड़ेगा आपको रेगुलेशन नंबर 190, 190 रेगुलेशन नंबर शॉर्ट फायरर्स में आपका दिया हुआ है कि किसी भी व्यक्ति को शॉर्ट फायरर अपॉइंट नहीं किया जाएगा जब तक कि उसके पास क्या क्या ना हो,
मैनेजर सर्टिफिकेट होना चाहिए या फिर ओवरमैन सर्टिफिकेट होना चाहिए या सरदार सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। इसके साथ ही गैस टेस्टिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब कुछ लोग अधिक बुद्धि लगाएंगे और बोलेंगे कि सर ओवरमैन और सरदार तो बोल ही रहा है तो मतलब तो करेक्ट तो ये भी हो सकता है। नहीं, आपका प्रभु, मैंने कितनी बार कहा कि सीएमआर का अगर सीएमआर 2017 इसने बोला है ना तो उसकी ही लाइन को चापना होगा, ठीक है। नेक्स्ट है माइंस एक्ट 1952 के अनुसार किसी भी ऐसे व्यक्ति को जिसको अपॉइंट किया जाता है कि ऑनर के बिहाफ में काम करे, उसको क्या कहा जाता है? तो उसको क्या कहा जाता है? एजेंट कहा जाता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीएमआर 2017 के अनुसार कोई भी मशीनरी इंट्रोड्यूस करने के पहले मैनेजर जो है तो उसका एक कोड ऑफ प्रैक्टिस बनाता है और उसको जो है तो सबमिट करता है। किसको सबमिट करता है? ठीक है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका ये देखिए कोड ऑफ प्रैक्टिसेस कौन सा रेगुलेशन आता है? रेगुलेशन नंबर 110, जिसमें कि आपका बोलता है कि मैनेजर हर एक माइंस अपनी माइंस में हर एक माइंस के मैनेजर की जिम्मेदारी होती है कि कोई भी नई मशीनरी या नया ऑपरेशन अगर माइंस में स्टार्ट हो रहा है तो उसका एक कोड ऑफ प्रैक्टिस बनाएगा, ठीक है। और उसको जो कोड ऑफ प्रैक्टिस वो बनाता है, ठीक है, वो किसको भेजेगा? द सेम शैल बी सबमिटेड टू द रीजनल इंस्पेक्टर, ठीक है। और इसमें क्या क्या आपका देता है कोड ऑफ प्रैक्टिस में कि किस टाइप की मशीन है, क्या मशीन की साइज है, मशीन की कैपेसिटी कितनी है, या फिर वो ऑपरेशन क्या करने वाली है, ठीक है। ये सारी डिटेल्स उसमें हम देते हैं। उसकी एक कॉपी जो है तो रीजनल इंस्पेक्टर को भेज देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है रीजनल इंस्पेक्टर। हाँ, सीएमआर 2017 के अनुसार कन्वेयर के एक कन्वेयर और उसके एक साइड के जो रोडवे है तो बीच में ट्रेवलिंग स्पेस कितना होना चाहिए? तो 1 मीटर से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है मैनुअल ओपन कास्ट वर्किंग में एलुअल सॉइल मोरम ग्रेवल ये सब अगर मतलब लूज चीजें अगर पाई जाती हैं तो इस केस में आपका एंगल ऑफ स्लोप जो है तो कितने से अधिक नहीं होना चाहिए? तो 45 डिग्री से अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका डीजीएमएस सर्कुलर के अनुसार जो मिनिमम फैक्टर ऑफ सेफ्टी है वो पिट डिजाइन के लिए या बेंच के लिए डंप स्लोप के लिए कितने से कम नहीं होना चाहिए? ठीक है, कितने से कम नहीं होना चाहिए? तो सिंपल सी बात है कि आपके बेंच का फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितने से कम नहीं होना चाहिए। तो आपका यहाँ पर आता है डीजीएमएस का एक और सर्कुलर जिसमें कि आपका बोलता है मॉनिटरिंग स्कीम वाले में, इसमें बोलता है कि जो मिनिमम फैक्टर ऑफ सेफ्टी है, ठीक है, पिट डिजाइन के लिए, बेंच के लिए, डंप स्लोप के लिए वो कभी भी 1.5 से कम नहीं होना चाहिए एक परमानेंट और लॉन्ग स्टैंडिंग स्लोप्स के लिए, ठीक है। एंड अदर केसेस में 1.3 से कम फैक्टर ऑफ सेफ्टी नहीं होना चाहिए। मतलब परमानेंट या फिर लॉन्ग स्टैंडिंग स्लोप मतलब जो कि लंबे समय तक चलने वाला है, ठीक है। एक तो ऐसा बेंच होता है जो कि कुछ हर कुछ समय में वहां पर उस बेंच को आगे पीछे हम करते रहते हैं, ठीक है, क्योंकि ब्लास्टिंग वगैरह होती रहती है। और एक होता है परमानेंट बेंच जो कि लंबे समय तक चलता है, ठीक है, वहां से गाड़ियां वगैरह आती जाती है तो उसकी फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.5 से कम नहीं होनी चाहिए। और अदर केसेस में बोल दिया कि जो आगे पीछे होते हैं ब्लास्टिंग वगैरह करते हैं उनकी फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.3 से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये बात का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एज पर सीएमआर जो इनफ्लेमेबल गैस है डिग्री 2 माइंस में कब कही जाएगी कि पाई गई है? तो 0.5% से अधिक अगर मिलता है मीथेनोमीटर से, अगर आप डिटेक्ट करते हैं और 0.5% से अधिक अगर आपको गैस मिलता है तो आप डिग्री 2 माइंस में क्या कहते हैं कि हमें गैस मिली है डिग्री 2 माइंस में। मीथेन डिटेक्टर से अगर डिटेक्ट करते हो डिग्री 1 माइंस है तो वहां पर 0.1% से अधिक अगर मिल जाता है तो आप कहेंगे भाई यहाँ पे तुम हाई मीथेन गैस हाई, ठीक है। तो इस चीज को भी ध्यान में रख सकते हैं। रेगुलेशन नंबर 166 में इसका पूरा डिटेल दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 जिसमें कि बोलता है टब रिटेलर्स कितनी कितनी दूरी पर लगाए जाते हैं? तो 250-250 मीटर की दूरी पर टब रिटेलर्स लगाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39 जिसमें कि बोलता है सीएमआर 2017 के अनुसार कॉम्पिटेंट पर्सन जो है तो कितने समय में एक बार हर एक एयरवे, एयर क्रॉसिंग, वेंटिलेशन, स्टॉपिंग और डोर्स का इंस्पेक्शन करेगा? तो कितने समय में एक बार किया जाएगा इसके द्वारा इंस्पेक्शन? मैकेनिकल वेंटिलेटर,
ठीक है, जिनका यूज किया जा रहा है। तो क्वांटिटी ऑफ एयर कम से कम 14 दिन में एक बार जो है तो किया जाता है। एयर की क्वांटिटी, ये दूसरा हो गया, चलो बाकी होता 14 दिन है इनका एग्जामिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पॉइल बैंक का स्लोप कितना होना चाहिए? तो रेगुलेशन नंबर 108 में ये दिया हुआ है 37.5 डिग्री से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। आपको बोलता है कि ये किसकी ड्यूटी होती है प्लान प्रिपेयर करने की, ठीक है, ताकि पावर सपोर्ट्स को और प्लान्स को क्या किया जा सके, किस प्रकार से हम इंस्टॉल करेंगे पावर सपोर्ट को। तो सिंपल सी बात है, स्टाटा कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग प्लान कौन बनाता है ये पूछ रहा है। तो ओनर, एजेंट और मैनेजर के द्वारा बनाया जाता है। ये आपको कहाँ मिल जाएगा? ये आपको मिल जाएगा रेगुलेशन नंबर 123 में, ये चीज आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। आपको बोलता है कि सीएमआर 2017 के अनुसार अगर वाइंडिंग इंजन मैन की जो ड्यूटीज हैं वो बहुत ही ज्यादा थकाने वाली हैं, तो उस केस में जो है तो कौन जो है तो उसके राइटिंग में उसके शिफ्ट के ड्यूरेशन पीरियड को घटा सकता है। तो ये आपको कहाँ मिल जाएगा? ये आपको मिल जाएगा रेगुलेशन नंबर 76 में, इसके बारे में मिल जाएगा कि रीजनल इंस्पेक्टर के द्वारा घटाया जा सकता है राइटिंग में। दूसरा आपको बोलता है कॉम्पिटेंट पर्सन की जो ड्यूटीज एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी किस रेगुलेशन में आती है? तो ये रेगुलेशन नंबर 41 में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सीमा 2017 के अनुसार जो है तो ओनर, एजेंट और मैनेजर कितने दिन में एक बार जो है तो रेट ऑफ एमिशन ऑफ इनफ्लेमेबल गैस क्यूबिक मीटर पर टन में जो है तो एग्जामिन करेंगे? तो 30 दिन में एक बार जो है तो जनरल बॉडी ऑफ एयर में ये लोग जो है तो एग्जामिन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका माइंस रेस्क्यू रूल 1985 से कि रेस्क्यू स्टेशन जो है तो में जो फायर जो रेस्क्यू ब्रिगेड है उसके नंबर कितने होने चाहिए, कितने व्यक्ति होने चाहिए? ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे। तो आपका यहाँ पर दिया हुआ है कि हर एक रेस्क्यू स्टेशन में एक सुपरिंटेंडेंट और कम से कम 2 इंस्ट्रक्शंस होंगे। ठीक है, एंड इसी के साथ ही आपका रेस्क्यू ब्रिगेड होना चाहिए और उस रेस्क्यू ब्रिगेड में कम से कम 18 रेस्क्यू ट्रेंड पर्सन होने चाहिए। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, जितने भी सरफेस स्ट्रक्चर्स हैं, सपोर्ट्स हैं, जिनका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस डैश फ्रॉम ऑल एंट्रेंसेस टू अ माइन शैल बी अ फायर प्रूफ मटेरियल एज पर सीएमआर 2017। सीएमआर 2017 के अनुसार जो माइन एंट्रेंस से कितनी दूरी तक हर एक सरफेस स्ट्रक्चर और सपोर्ट्स वगैरह क्या होने चाहिए? फायर प्रूफ होनी चाहिए। तो ये आपका कितने मीटर तक बोलता है? 10 मीटर तक बोलता है। तो इसका किस रेगुलेशन में मिल जाएगा? रेगुलेशन नंबर 135 में इसके बारे में आपको मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सीएमआर 2017 के अनुसार सेफ्टी लैंप्स का इस्तेमाल बिलो ग्राउंड माइंस में यूज होना चाहिए, किस रेगुलेशन में दिया गया है? तो ये दिया गया रेगुलेशन नंबर 168 में। ये देखिए, सेफ्टी लैंप्स टू बी यूज्ड इन बिलो ग्राउंड माइंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। माइन रेस्क्यू रूल 1985 के अनुसार हर एक रेस्क्यू टीम जो कि जिसके जो कि किस वर्क में एंगेज है? ब्रीदिंग अपरेटस के साथ काम कर रही है माइंस के अंदर। तो उन किसके अंडर में ये लोग काम करेंगे? जो रेस्क्यू टीम है वो किसके अंडर में काम करेगी और उसको अपॉइंटमेंट कौन करता है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाता है, ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। हर एक रेस्क्यू टीम जो कि ब्रीदिंग अपरेटस के साथ माइंस में काम करने में बिजी है, तो वो किसके अंडर में होगी? किसी लीडर के अंडर में होगी। और इस लीडर को अपॉइंटमेंट कौन करता है? सुपरिटेंडेंट के द्वारा किया जाता है। तो ये आपका यहाँ से मिल जाएगा सेक्शन नंबर रूल नंबर 28 में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सीमार 2017 में अगर कभी भी कोई डिस्प्यूट अराइज होता है कि भाई प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट कैसा है, क्या है, अच्छा है कि नहीं है, तो किसका डिसीजन के लिए वेट किया जाता है? चीफ इंस्पेक्टर के डिसीजन के लिए वेट किया जाता है ऐसे लड़ाई झगड़ा केस में। ठीक है, सीमार 2017 के अनुसार किसी भी व्यक्ति को अगर एक ही केज में ढेर सारे व्यक्तियों को राइड करने के लिए परमिशन दी जा रही है, तो कितने से अधिक व्यक्तियों को जो है तो परमिशन नहीं दी जाती? मतलब जो फ्लोर एरिया है पर पर्सन कितना दिया जाता है, कितना, कैसे डिसाइड करते हैं कि कितने व्यक्ति एक केज में ट्रैवल करेंगे? तो 0.20 मीटर स्क्वायर जो है तो होता है। ये आपका किस में मिल जाएगा? रेगुलेशन नंबर 81 में इसके बारे में मिल जाएगा। रेगुलेशन नंबर 81 का सब रेगुलेशन नंबर
15, उसमें आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, माइंस रूल्स 1955 के अनुसार अब जो इंस्पेक्टर है राइटिंग में ऑर्डर देगा कि भाई ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड कराइए, ठीक है, तो कितने से अधिक व्यक्ति होने पर अबव ग्राउंड या फिर ओपन कास्ट वर्किंग में आपको जो है तो ड्रिंकिंग वाटर के अरेंजमेंट के लिए बोला जा सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है, ये देखिए रूल नंबर 30 में दिया हुआ है आपका, बोलता है कि जहां पर 100 या उससे अधिक वर्कर्स काम कर रहे हैं अबव ग्राउंड और ओपन कास्ट वर्किंग में एक ही समय में, तो इंस्पेक्टर आपको बोल सकता है कि भाई आप पानी पीने की व्यवस्था करवाइए इनके लिए, ठीक है, 2 लीटर पर व्यक्ति आपको पानी पीने की व्यवस्था करवानी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सीएमआर 2017 के अनुसार कोई भी व्यक्ति जो है तो शाफ्ट सिंकिंग के केस में प्राइमिंग कार्ट्रिज नहीं ले जा सकता है, लेकिन एक व्यक्ति ऐसा है जो कि लेकर जा सकता है, वो व्यक्ति कौन है? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 52 का आपका आंसर मिल जाएगा रेगुलेशन नंबर 187 में। 187 में इसके बारे में आपको आंसर दे दिया जाएगा। चलो यहाँ से ये चालू हो गया 187। ये देखिए ट्रांसपोर्ट ऑफ एक्सप्लोसिव 187, ट्रांसपोर्ट ऑफ एक्सप्लोसिव। तो बोलता है कि जब भी कोई एक्सप्लोसिव कैरी करेगा किसी भी लैडर पे या फिर, तो वहां पर जो केस और कंटेनर वो यूज कर रहा है वो उससे अच्छे तरीके से बना होना चाहिए उस व्यक्ति से, ठीक है, और शॉर्ट फायरर के अलावा कोई भी दूसरा व्यक्ति प्राइमिंग कार्ट्रिजेस को शाफ्ट में लेके नहीं जाएगा अगर शाफ्ट सिंकिंग चल रही है तो, ठीक है, और इनको किस चीज में लेकर जाएगा, थिक फेल्ट बैग में लेकर जाएगा, ठीक है, जिससे कि शॉक से झटके से प्रोटेक्ट किया जा सके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो शॉर्ट फायरर एक यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है आपका। कहाँ गया भाई? चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53। अब इस क्वेश्चन में क्या बोलता है कि कोई भी शॉर्ट होल में ड्रिलिंग, अगर कभी भी आप कोई भी शॉर्ट होल ड्रिल करते हैं तो इस प्रकार के ड्रिल का यूज नहीं करना है जो कि कितने से कम क्लियरेंस अगर कार्ट्रिज के डाया पे प्रोवाइड नहीं कराता है, तो उसे ऐसे ड्रिल मशीन का इस्तेमाल नहीं करना है। अब इसका आंसर आपको कहाँ मिल जाएगा? क्वेश्चन नंबर 53 का आंसर मिलेगा रेगुलेशन नंबर 192 में। 192 के सब रेगुलेशन नंबर 1 में आपको इसके बारे में मिल जाएगा, ठीक है, मैं दिखा भी देता हूँ हालांकि 192 और 92। ये दिया हुआ है कि ड्रिलिंग, चार्जिंग और स्टेमिंग एंड फायरिंग ऑफ शॉर्ट होल्स, ठीक है, तो कोई भी आपका इसमें बोलता है कि कोई भी ड्रिलिंग ऐसे ड्रिल मशीन का इस्तेमाल नहीं करना जो कि 0.3 सेंटीमीटर से कम का क्लियरेंस देता हो, ठीक है, यहाँ से इसको देख सकते हैं, बहुत बहुत इजी चीज है यार, ठीक है। सीमा 2017 के अनुसार कोई भी नैरो या मेन या फिर एडवांस गैलरी आप ड्राइव नहीं करेंगे वाइड एंड गैलरी से कितने मीटर दूरी तक, तो 3 मीटर की दूरी तक। अब ये कहाँ मिलेगा? ये मिलेगा आपको रेगुलेशन नंबर 171 में। 171 में ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है जनरल प्रिकॉशंस इन गैसी माइंस, जिसमें कि आप पे ये दिया हुआ है कि कोई भी वर्किंग गैलरी
को एक्सटेंड नहीं करेंगे 3 मीटर से अधिक नियरेस्ट वेंटिलेशन करेक्शन से, ठीक है, किसी भी फायर वगैरह की मदद से, ठीक है, और कोई भी नैरो फिर या फिर मेन या एडवांस गैलरी 3 मीटर से अधिक आगे नहीं करेंगे। दे देता हूँ, हो गया। मैंने रेफरेंस इस बार का इसीलिए जो आपका क्वेश्चन पेपर प्रिपेयर किया हूँ रेफरेंस के साथ कर दिया हूँ, ताकि एटलीस्ट आपका रिवीजन हो जाए। मैं रिवीजन के हिसाब से भी कर रहा था कि अभी आगे और पेपर आएंगे, उस हिसाब से आपको अगर ये कभी भी जरूरत पड़ी तो एक बार देखेंगे तो फटाफट सारे रेगुलेशंस देख लेंगे। और लाइन बाय लाइन इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि लाइन देखने से ना क्या होता है, याद चीजें जल्दी याद होती है और पता चलता है क्वेश्चन कैसे बनता है, ठीक है, ये भी चीज होना है। तो इसलिए एक एक लाइन दिखा रहा हूँ कि कहाँ से इस लाइन को उठा के कैसे क्वेश्चन बनाया है, या आप बाद में बैठ के आराम से एनालिसिस करना। मैं तो बड़े जल्दी जल्दी बता दे रहा हूँ, लेकिन आप बाद में बैठ के एनालिसिस कर सकते हैं इसका, कि भाई सामने वाले मैंने जब बता दिया तो आप देखोगे फिर आप क्वेश्चन से कंपेयर करोगे, ठीक है। कट ऑफ बताऊंगा बताऊंगा। अभी कोई सर्वे हो रहा है, सर्वे कंप्लीट हो जाए तो मुझे भी कट ऑफ का एक आइडिया हो जाएगा, तो बिल्कुल बता दिया जाएगा, कल के लेक्चर में बता दिया जाएगा। आज अपन टेक्निकल कवर करते हैं, कल नॉन टेक रहेगा, तो नॉन टेक वाले में जो है तो 20 क्वेश्चन के साथ ही कट ऑफ भी बता दूंगा मैं, ठीक है। हम्म, हर एक ऑफिशियल जो है तो ड्यूटीज जो भी उसको असाइन होती है, ठीक है, किसके द्वारा उसको ड्यूटीज असाइन होती है, जिसके अनुसार वो काम करेगा हर एक ऑफिशियल, तो ये आपको कहाँ मिल जाता है, क्वेश्चन नंबर 55 का आंसर मिल जाएगा, क्वेश्चन रेगुलेशन नंबर 42 में मिल जाएगा। ड्यूटीज ऑफ ऑफिशियल में आता है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो कौन करता है ये, हाँ इसका भी आंसर तो दिया ही है, ठीक है, मैनेजर करेक्ट आंसर है, कल 12 बजे के आसपास। हाँ, अब किसी भी मशीनरी का अगर इस्तेमाल किया जा रहा है, ठीक है, लॉन्ग वॉल फेस में शेयरर के द्वारा जो कोयला कट किया जा रहा है उसको रिसीव करके और ट्रांसपोर्ट करने के लिए, तो उस मशीन का नाम क्या है, आर्मर्ड फेस कन्वेयर, कोल कैरिंग टफ फेस बेल्ट कन्वेयर, या फिर बीम स्टेज लोडर्स। तो कौन रिसीव करता है कोयला शेयरर से कट करने के बाद, तो आर्मर्ड फेस कन्वेयर एएफसी जो है तो रिसीव करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीएमआर 2017 के अनुसार जिस भी व्यक्ति को वाइंडिंग इंजन अपॉइंट किया जाएगा तो उसके पास कम से कम कितना क्या होना चाहिए, तो उसके पास इंजन ड्राइवर सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये आपको कहाँ पे मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा रेगुलेशन नंबर 76 में, ये आपको मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमा 2017 के अनुसार एक कॉम्पिटेंट पर्सन जो है तो माइंस में कितने एज के व्यक्ति को कॉम्पिटेंट पर्सन एज अ कॉम्पिटेंट पर्सन अपॉइंट किया जा सकता है, तो कम से कम 20 साल की उम्र वाला होना चाहिए, ठीक है, तभी उसको एज अ कॉम्पिटेंट पर्सन अपॉइंट किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिलीविंग होल जो है तो मिसफायर्ड शॉट से मिसफायर्ड होल से कितनी दूरी पर मारा जाता है, तो 30 सेंटीमीटर की दूरी पर मारा जाता है। ये आपको कहाँ पे मिल जाएगा, ये आपको मिल जाएगा रेगुलेशन नंबर 204 में, इसके बारे में मिल जाएगा मिस फायर्स में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, सीमा 2017 के अनुसार इफेक्टिव टेलीफोन का कम्युनिकेशन सिस्टम आपको प्रोवाइड कराना है अगर हॉलेज रोडवेज की लंबाई इतने मीटर से अधिक हो जाती है, तो 300 मीटर से अधिक हॉलेज रोडवेज की लंबाई होने पर आपको टेलीफोनिक कम्युनिकेशन सिस्टम प्रोवाइड कराना है, तो इसका आंसर आपको कहाँ मिल जाएगा, रेगुलेशन नंबर 92 के सब रेगुलेशन नंबर 8 में आपको मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं आपका 61, जिसमें कि बोलता है सीएमआर 2017 के अनुसार अंडरग्राउंड प्लान रेलवे रोड और रिवर स्ट्रीम या कोर्स प्रोटोकॉल्स वगैरह अंडरग्राउंड प्लान में माइन बाउंड्री से कितनी दूरी तक दिखाया जाता है, ठीक है। और आपका जो ओपन कास्ट वर्किंग है, तो कोई भी ओपन कास्ट वर्किंग है तो कितनी दूरी तक दिखाया जाता है वर्किंग से, सॉरी वर्किंग से कितनी दूरी तक दिखाया जाता है, तो वर्किंग से 200 मीटर की दूरी तक आपको दिखाया जाता है। ये कहाँ पर मिल जाएगा, ये आपको मिल जाएगा रेगुलेशन नंबर 65 1 बी, सब रेगुलेशन नंबर 1 बी में मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, माइन रूल 1955 के अनुसार जो हर एक माइंस में जो भी व्यक्ति काम कर रहा है, ठीक है, तो कितने से अधिक काम करने पर आपका जो है तो फर्स्ट एड रूम मेंटेन करना पड़ेगा, तो आपका इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे दिया हुआ है कि फर्स्ट एड रूम आपको
माइंस में अगर 150 से अधिक किसी भी व्यक्ति किसी भी दिन काम करते, 150 से अधिक व्यक्ति अगर पिछले कैलेंडर ईयर में किसी भी दिन काम किए होंगे, तो आपको उस माइंस में क्या प्रोवाइड कराना रहेगा? फर्स्ट एड रूम प्रोवाइड कराना रहेगा। ठीक है। ये देखिए एक क्वेश्चन और आया था सर्कुलर 062020 से, कि जो विड्थ होती है वर्चुअल टारगेट एरिया की, वो डंपर के ट्रक या फिर ट्रक के विड्थ के इक्वल प्लस दोनों साइड में कितना होना चाहिए? ठीक है, वर्चुअल टारगेट एरिया का। अब ये आपका किसने दिया हुआ है? डीजी में सर्कुलर 0620 में, 06/2020 में। है एक स्टूडेंट ही है आप ही के जैसा। हाँ, तो यहाँ पे कितना बोलता है? 0.5 मीटर दोनों साइड्स में होना चाहिए। ठीक है, विजुअल टारगेट एरिया जो रियर डंपर डंपर का रियर वाला है, ठीक है, वो इतना होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। होशियार लड़का है ना, टॉप किया है। अब किसी भी व्यक्ति को अगर आप अपॉइंट करते हैं रेजिंग और लोवरिंग के लिए किसी शाफ्ट में, है ना, और शाफ्ट के टॉप पे अपॉइंट किया जा रहा है, तो उसे क्या कहा जाता है? उसे क्या कहा जाता है? बैंक्समैन कहा जाता है। शाफ्ट के बॉटम पे होता है तो ऑन सेटर कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 65, जिसमें कि बोलता है सीएमआर 2017 के अनुसार स्टेप्स और लैडर्स प्रोवाइड कराने हैं अगर इंक्लिनेशन इतने से अधिक हो जाती है हॉरिजॉन्टल से, तो 30 डिग्री से अधिक हॉरिजॉन्टल से अगर इंक्लिनेशन हो जाता है तो आपको स्टेप्स और लैडर्स प्रोवाइड कराने रहते हैं। तो इसका आपका रेगुलेशन किस में आ जाता है? रेगुलेशन नंबर 93 में के 2B में इसके बारे में आपको डिटेल पूरी मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीएमआर 2017 के अनुसार क्वेश्चन नंबर 66 के वर्कर्स को रेज और लोअर करने के लिए जो शाफ्ट यूज हो रहा है, ठीक है, और वहां पर मैकेनिकल वेंटिलेटर इंस्टॉल है, तो वहां पर किस चीज का कंस्ट्रक्शन किया जाना चाहिए? अब देखिए ये क्वेश्चन जो है, तो क्वेश्चन नंबर 66 आपको कहाँ से दिया गया है? ये दिया गया है रेगुलेशन नंबर 154 से। 154 से ये देखिए, मेन मैकेनिकल वेंटिलेटर इज ड्राइव एंड फिटिंग्स। ठीक है, तो इसमें आपका दिया हुआ है सब रेगुलेशन नंबर 6 में कि हर एक शाफ्ट और इंक्लाइन जिनका इस्तेमाल लोअरिंग और रेजिंग के लिए किया जा रहा है व्यक्तियों के लिए, ठीक है, और उसमें मैकेनिकल वेंटिलेटर अगर इंस्टॉल है तो वहां पर प्रॉपरली कंस्ट्रक्टेड एयर लॉक सिस्टम आपको प्रोवाइड कराना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाता है, एयर लॉक। ठीक, डोर रेगुलेटर एयर क्रॉसिंग नहीं, एयर लॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीमा 2017 के अनुसार एक स्टेटमेंट, ऐसा स्टेटमेंट जो कि यह बताता है कि कितना कोयला आपने रेज किया है, कितना क्वांटिटी में, और उसकी जगह पर कितना क्वांटिटी में सैंड आपने यूज किया स्टोरिंग करने के लिए। इसका पूरा डाटा जो है तो पिछले महीने का, हर महीने का आपको 10 तारीख के पहले पहले भेजना रहता है, पिछले महीने का डाटा। ठीक है, तो किसको भेजना रहता है? रीजनल इंस्पेक्टर को भेजना रहता है। ठीक है, अब ये कहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है? ये क्वेश्चन पूछा गया रेगुलेशन नंबर 112 से, कि सब रेगुलेशन नंबर 9 से ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ, मैन राइडिंग सिस्टम कितने, अगर ट्रेवलिंग डिस्टेंस कितने से ज्यादा अधिक होने पर मैन राइडिंग सिस्टम प्रोवाइड किया जाता है? तो 1 किलोमीटर से अधिक होने पर मैन राइडिंग सिस्टम प्रोवाइड किया जाता है। ये आपका दिया हुआ है रेगुलेशन नंबर 71 के 3B, सब रेगुलेशन नंबर 3B में दिया हुआ है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 69, सेवा 2017 के अनुसार मैकेनाइज्ड ओपन कास्ट वर्किंग में जो बेंच है कोल्स की, उसकी विड्थ कितने से कम, इतने से कम नहीं होनी चाहिए। इतने से कम मतलब जो वाइडेस्ट मशीन आपकी चल रही है बेंच में, प्लस इतने मीटर से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो प्लस कितने मीटर से कम नहीं होना चाहिए? अब ये क्वेश्चन आपका किसका दिया हुआ है? ये दिया हुआ है रेगुलेशन नंबर 106 का क्वेश्चन है, 106 का क्वेश्चन है, मैकेनाइज्ड ओपन कास्ट वर्किंग। ठीक है, अब इसमें यहाँ पर ये दिया हुआ है कि जो वाइडेस्ट मशीन आपकी बेंच पर चल रही है प्लस 2 मीटर। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 70। माइंस रूल 1950 के अनुसार 1955 के अनुसार जो है तो सेफ्टी कमेटी का चेयरमैन कौन होता है? तो सेफ्टी कमेटी का चेयरमैन कौन होता है? मैनेजर होता है। अब ये चीज आपका यहाँ पर दिया हुआ है कि सेफ्टी कमेटी में मैनेजर क्या होता है? चेयरमैन होता है। 5 ऑफिशियल्स होते हैं या कॉम्पिटेंट पर्सन होते हैं जिनको मैनेजर के द्वारा नॉमिनेट किया जाता है। 5 वर्कमैन होते हैं जिनको वर्कमैन के द्वारा नॉमिनेट किया जाता है। ठीक है, वर्कमैन इंस्पेक्टर के लिए जिनको भी नॉमिनेट किया जाता है उन्हीं लोगों को। और वर्कमैन इंस्पेक्टर होते हैं जितने भी आपके जो डेजिग्नेटेड वर्कमैन इंस्पेक्टर होते हैं। सेफ्टी ऑफिसर होता है, जहां पर सेफ्टी ऑफिसर नहीं होता है वहां पर सीनियर मोस्ट ऑफिशियल को जो है तो रखा जाता है एज अ सेक्रेटरी कमेटी का। ठीक है, जो कि मैनेजर के बाद अगला डेजिग्नेशन वाला जो भी व्यक्ति होता है उसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सीएमआर 2017 के अनुसार स्पॉन्टेनियस सीटिंग को अर्ली स्टेज में डिटेक्ट करने के लिए क्या किया जाता है? स्पॉन्टेनियस सीओ को परसेंटेज पता किया जाता है। तो सीओ को परसेंटेज कितने समय में एक बार पता किया जाता है? तो 7 दिन में एक बार पता किया जाता है। इसका आपको आंसर मिल जाएगा रेगुलेशन नंबर 137 के 12A में। 12A में इसके बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है सेवा 2017 के अनुसार गैलरी की या किसी भी सीन या सेक्शन की गैलरी की हाइट कितने से अधिक नहीं होनी चाहिए? तो 3 मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो आपका रेगुलेशन नंबर 111 में पूरा कर दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73। फर्स्ट और सेकंड डिग्री गैसी सीन में जो आपका जो फ्लेम या फिर इलेक्ट्रिक वेल्डिंग या फिर रिपेयरिंग ऑपरेटर्स जो आप बिलो ग्राउंड यूज करना चाह रहे हैं, तो किससे राइटिंग में परमिशन लेके आप यूज कर सकते हैं? तो मैनेजर से राइटिंग में परमिशन लेकर आप जो है तो यूज कर सकते हैं। ये कहां पर मिल जाएगा? रेगुलेशन नंबर 136 में। इसको दिखा देता हूँ 36 में। अंडरग्राउंड प्रिकॉशंस अगेंस्ट फायर, जिसमें कि आपका यहाँ पर दिया हुआ है कि फर्स्ट और सेकंड डिग्री की गैसी माइंस में फ्लेम या फिर इलेक्ट्रिक परमिटेड इफ परमिटेड इन राइटिंग बाय द मैनेजर। ठीक है, थर्ड डिग्री की गैस सीम के केस में आपको रीजनल इंस्पेक्टर से राइटिंग में परमिशन लेना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 74, जिसमें कि बोलता है एक्ट का मतलब क्या है? माइंस एक्ट 1952। उसके बाद 75 में बोलता है माइंस एक्ट 1952 के अनुसार कमेटी किसे कहेंगे? जो कि सेक्शन 12 के अनुसार बना। बड़ा ही आसान पेपर आया था। रेगुलेशन नंबर 183 के अनुसार सीमा 2017 के कौन सा एक्सप्लोसिव यूज नहीं कर सकते हैं? तो लिक्विड ऑक्सीजन एक्सप्लोसिव का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट है आपका माइंस माइंस रूल 1955 के अनुसार हर एक ओपन कास्ट वर्किंग में एक फर्स्ट एड स्टेशन प्रोवाइड कराना है कितने व्यक्तियों पर? तो कितने व्यक्तियों पर एक फर्स्ट एड स्टेशन प्रोवाइड कराना है? तो आपका यहाँ पर दिया हुआ है हर 50 व्यक्तियों पर। ओपन कास्ट वर्किंग में हर 50 व्यक्तियों पर आपको जो है तो क्या प्रोवाइड कराना? फर्स्ट एड स्टेशन प्रोवाइड कराना कंपलसरी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर तो 50 हो गया करेक्ट आंसर तो यहाँ पे। ठीक है, 50 राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर जो सीन की डेप्थ है सरफेस से एंड जो विड्थ है गैलरी की, ठीक है, तो सीन की डेप्थ है 60 मीटर और गैलरी की विड्थ है 3.6 मीटर। तो ये बताइए कि सेंटर टू सेंटर एडजेसेंट पिलर्स के बीच का डिस्टेंस कितना होगा? तो अब इसके लिए आपको देखना पड़ेगा रेगुलेशन नंबर 111। इसमें दिया हुआ है तो 3.6 मीटर 60 मीटर है। ठीक है, तो और 3.6 मीटर है, तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाता है 15। सेंटर टू सेंटर जो आपका डिस्टेंस होगा वो 15 मीटर होगा। ठीक है, 60 मीटर है तो 60 मीटर से अधिक नहीं है। 60 मीटर है और 3.6 गैलरी का विड्थ है, तो हो गया 15 मीटर आ जाता है आपका सेंटर टू सेंटर एडजेसेंट पिलर्स के बीच में डिस्टेंस होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। ठीक है, जो आपको हजार्ड मिलता है माइंस में, जो रिस्क होता है, तो ओनर एजेंट और मैनेजर इसके बेसिस पे एक ऑडिटेबल डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करते हैं। उस ऑडिटेबल डॉक्यूमेंट को क्या कहा जाता है? सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं कि आपका कितने लीटर ड्रिंकिंग वाटर हर एक व्यक्ति को प्रोवाइड किया जाएगा? 2 लीटर पर प्रति व्यक्ति जो है तो पानी प्रोवाइड ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड किया जाता है। तो ठीक है, ये आपके टेक्निकल के 80 क्वेश्चन से इनको हमने डिस्कस कर लिया है। अगर कहीं तो कोई भी डाउट भी होता है तो आप बता सकते हैं।
बाकी सभी का रेफरेंस भी दे दिया मैंने आपको, कहाँ से आप देख सकते हो, चेकआउट कर सकते हो। और हाँ, बिल्कुल आपका जो ऑब्जेक्शन के लिए अभी आएगा ना, मेल आएगा और टाइम देता है, नोटिफिकेशन आता है, टेंशन मत लीजिए, हड़बड़ाइए नहीं। देखिए आप लोग हड़बड़ाते बहुत जल्दी हैं। ऑब्जेक्शन के लिए वो बकायदा फिर नोटिफिकेशन निकालता है कि हाँ इतने समय से इतने समय तक के लिए ऑब्जेक्शन वाली वेबसाइट खुली रहेगी, आप जाके ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। तो बिल्कुल आप करिएगा, कोई दिक्कत थोड़ी है उसमें, ठीक है। तो सब्र रखिए, क्यों परेशान हो रहे हैं। आ गया है तो बिल्कुल कर दीजिए, उसमें दिया है पूरा प्रोसीजर, ठीक है। मैंने कहा ना कल बताते हैं ना, कट ऑफ के बारे में कल बात करते हैं। कल से ओपन हो जाएगा, कल दिन में ट्राई करिएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, शेष अगले लेक्चर में। टिल देन ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच, गुड नाइट एवरीवन।